हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हेमाटोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ईएसआर। ठीक है। ईएसआर आप सभी लोगों ने आई होप पहले सुन रखा होगा। क्या होता है ईएसआर? ईएसआर होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब हम सबको पता है, हम ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, हम सबको पता है इरेथ्रोसाइट क्या होते हैं। आरबीसी। इरेथ्रोसाइट इज द अनदर नेम फॉर आरबीसी। आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट। आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन होता है किसी चीज का सेटल हो जाना। ठीक है। लाइक ये एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें आपने मिट्टी डाली। अब मिट्टी क्या होगी? मिट्टी भारी होती है, मिट्टी नीचे जाके यहाँ पे बैठ जाएगी, तो हम बोलेंगे मिट्टी जो है वो सेडिमेंट हो। ठीक है। अब यहाँ मिट्टी की बात तो नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी इरेथ्रोसाइट है, जो हमारी आरबीसी है, वो कितने टाइम में सेडिमेंट होती हैं, सेटल होती हैं। अब कब सेटल होती हैं, कब नहीं होती, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें बस ये समझना है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि ये जो हमारी आरबीसी है, ये कितने टाइम में सेटल होती है नीचे। ठीक है। रेट मतलब कितने टाइम में ये प्रोसेस होगी। तो इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट अगर वन लाइन में आपसे कोई पूछता है, तो हम लिख सकते हैं रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन और फॉल इन 1 आवर। हम 1 आवर, ठीक है, 60 मिनट, पूरे 60 मिनट तक इस प्रोसेस को देखते हैं। हम पूरे 60 मिनट तक आरबीसी का वेट करते हैं। इससे ज्यादा पेशेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो हम इससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, हम 1 आवर में देखते हैं कि कितनी आरबीसी सेटल हो रही है। इसको ही बोलते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है कि किस यूनिट में हम देखते हैं कितनी आरबीसी। लाइक ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर इतनी आरबीसी सेटल हो गई, तो हम किस यूनिट में इसको चेक करेंगे? तो यूनिट होती है एमएम पर आर, मिलीमीटर पर आर, ये इसकी यूनिट होती है। इसको सब याद रखेंगे, कोई भी नहीं भूलेगा। ओके। तो इतना सबको समझ में आ गया। रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन फॉल इन 1 आवर इज नोन एज ईएसआर। ठीक है। अब ये ईएसआर होता क्यों है? सबसे मेन सवाल है कि क्या है ये ईएसआर, हमें क्यों चेक करना है? जब भी तुम सीबीसी कराओगे, तो अभी अपनी पुरानी सीबीसी रिपोर्ट उठा के देखना, तो उसमें तुमको ईएसआर मिलेगा। और अगर तुम बीमार थे, तुमको कोई डिसीज हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, अगर उस सीबीसी रिपोर्ट में इन्फेक्शन है, तो तुम देखोगे कि ईएसआर मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आएगा ईएसआर। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब बॉडी को कोई डिसीज या इन्फेक्शन हो जाता होगा, तब ईएसआर बढ़ जाता हो। तो अगर सीबीसी में ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो मतलब बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है। एक वर्ड आता है यहाँ पे, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब भी हमारे कहीं टिश्यू में डैमेज होता है, स्किन पर चोट लगती है, तो वहां क्या होता है? रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लामेशन। एडेमा हो जाता है, स्वेलिंग। ठीक है। कई दूसरा वर्ड है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया घुसेगा, वायरस घुसेगा, टिश्यू को डैमेज करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन। जैसे ही इन्फ्लामेशन होगी, ईएसआर फटाफट से बढ़ जाएगा। तो ईएसआर इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ईएसआर का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर सीबीसी रिपोर्ट में ईएसआर बढ़ा आ रहा है, मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन डेफिनेटली चल रहा है। कम में भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट इन्फ्लामेशन की अगर बात करेंगे, तो मतलब ईएसआर बढ़ा रहा है। कम वाली कंडीशन कौन सी है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? ओके। अब हम पढ़ते हैं कि ईएसआर होता क्या है, कैसे कैसे आरबीसी हमारी सेटल डाउन होती है। और सबसे मेन सवाल कि इन्फ्लामेशन के वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि आरबीसी सेटल डाउन होने लग जाती है। ठीक है। ऐसा क्या हो जाता है कि सेटल डाउन होने लगती है, जिससे हम इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कैलकुलेट। ठीक है।
तो देखो, ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है ये तुम्हारी। ये है तुम्हारी आरबीसी, बाइकॉन के, समझ लेना इनको। अब ये तुम्हारी आरबीसी ब्लड वेसल में घूम रही हैं आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये आराम से घूम रही हैं, ठीक है। और ये है तुम्हारे फ्रेंड की ब्लड वेसल। कौन से फ्रेंड की ब्लड वेसल? जो जंक फूड खाता है, बेकार का फूड खाता है, जिसको इन्फेक्शन होते ही रहते हैं, जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। ये है उसकी ब्लड वेसल। दोनों में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये गुड वाली है, नॉर्मल इंसान की। ये ऐसे इंसान की है जिसको कोई डिसीज हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखा है। तुम दोनों में देखोगे, इस ब्लड वेसल में ये जो हमारी आरबीसी है, ये आराम से फैली फैली मस्त घूम रही है, फ्लोट कर रही है। और ये जो डिसीज इन्फेक्टेड वाली है, इसमें आरबीसी ना एक जगह आके इकट्ठी सी हो गई है, क्लम्प हो रही है, ठीक है। तो इसी क्लम्पिंग को हम बोल देते हैं कि आरबीसी धीरे धीरे नीचे जाके सेडिमेंट हो रही है। अब डिसीज वाली इंसान में ऐसा क्या हो जाता है कि आरबीसी क्लम्प होने लग जाती हैं, आरबीसी इकट्ठी होने लग जाती हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमारी ये हमारी सुंदर सी आरबीसी, कलर कर दो। अरे, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया है, समझ लेना। ये है हमारी आरबीसी। इस आरबीसी के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? आरबीसी का जब स्ट्रक्चर वैसे केमिकली देखेंगे तो सियालिक एसिड के रेसिड्यूज रह जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। आरबीसी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आरबीसी इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। अब देखो, इस आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके भी ऊपर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? रिपेल। सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? रिपेल। रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर भगाते हैं। दो सेम ईगो वाले इंसान, दो सेम बिहेवियर, जिनकी लड़ाई वाला बिहेवियर है, दोनों इंसान सामने आ जाएं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से लड़ेंगे और लड़के एक दूसरे को दूर भगा देंगे। तो यहाँ भी यही होता है। नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जीटा पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से आरबीसी एक दूसरे को रिपेल करती है और दूर दूर रहती है, ठीक है। अब हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ी हैं तुम लोगों ने? प्लाज्मा प्रोटीन तीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। अब ये जो हमारी एल्ब्यूमिन मैम है, ये एल्ब्यूमिन क्या करती है? ये कहती है यस आरबीसी तुम नेगेटिव ही रहो, आराम से दूर दूर रहो, खुश रहोगे, किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एल्ब्यूमिन आरबीसी के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाती है, जीटा पोटेंशियल को इंक्रीज करवाती है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन चाहती है आरबीसी सिंगल रहे, दूर दूर रहे। तो एल्ब्यूमिन आरबीसी के ऊपर जीटा पोटेंशियल को बढ़ाएगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना रहेगा, ये आराम से नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी फ्लो करती रहेगी ब्लड, ठीक है। ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन की बात। अब हम करते हैं डिसीज कंडीशन की बात। जैसे ही बॉडी में इन्फ्लामेशन चालू होगी, इन्फ्लामेशन के चालू होते ही रिलीज होने लगता है हमारा सबसे जो मेजर, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बट फिब्रिनोजन इज वेरी मेजर। तो जैसे ही इन्फ्लामेशन चालू होती है, फिब्रिनोजन रिलीज होने लग जाता है बहुत ज्यादा ब्लड में, ठीक है। फिब्रिनोजन जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है, ये ना पॉजिटिव होता है। जैसे एल्ब्यूमिन है, वो चाहती है सब नेगेटिव नेगेटिव रहे। फिब्रिनोजन चाहता है सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, मुझे तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। तो ये क्या करता है, ये जो हमारी आरबीसी है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इसको इन्फ्लुएंस करता है कि आप पॉजिटिव हो जाए। अब नेगेटिव पॉजिटिव में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये हो जाता है न्यूट्रलाइज, ये हो जाता है न्यूट्रल। अब ना इस पर ना चार्ज नहीं, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई, बहुत सारा फिब्रिनोजन रिलीज होगा और आरबीसी के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज था, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अभी हमारी आरबीसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इनके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट जाता है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जैसे ही ये अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ये क्लम्प होने लग जाते हैं। समझ गए? एक बार और बता रही हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी दूर दूर रहेंगी क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
डिसीज्ड कंडीशन में फिब्रिनोजन आएगा, इनके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाएगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं और ये क्लम्प होने लग जाती हैं। तो हमारा जो फिब्रिनोजन है जैसे ही इंक्रीज होगा, सेडिमेंटेशन आरबीसी का बढ़ जाएगा, आरबीसी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फिब्रिनोजन के साथ ग्लोब्यूलिन भी उसका पूरा साथ देता है, कहता है हाँ तू भला काम कर रहा है, आरबीसी को अकेला नहीं रख रहा, साथ में उसके दोस्तों से मिलवा रहा है, मैं भी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन भी उसकी हेल्प करने आ जाती है। ये दोनों कब बढ़ते हैं? जब क्या होती है? इन्फ्लामेशन, जब हमारा टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है, टिश्यू डैमेज है, इन्फ्लामेशन है, प्रेगनेंसी के वक्त, रिकवरी चल रही है तुम्हारी किसी डिसीज से, उस वक्त ये दोनों खुल के रिलीज होंगे, और जैसे ये रिलीज होंगे ये आरबीसी के ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटा देंगे और उसकी क्लम्पिंग करना, ठीक है। और उधर एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन की पूरी कोशिश रहती है कि कोई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखे और इन सबको आराम से दूर दूर रखे, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएसआर कि ईएसआर इन्फ्लामेशन का इंडिकेटर क्यों है, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ ईएसआर। स्टेप्स ऑफ ईएसआर में हम ये समझ रहे हैं कि ये जो 60 मिनट, 1 घंटे की प्रोसेस है, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। 60 मिनट को हमने डिवाइड कर दिया 10 मिनट, 40 मिनट एंड अगेन 10 मिनट में, कितने हो गए? 60 मिनट्स हो गए, ठीक है। 10, 40, 10, मैथ्स अच्छा ही हो जाएगा, तुम लोग कैलकुलेशन करो। फिर अब 10 मिनट में क्या हो रहा है, 40 मिनट में क्या हो रहा है, और 10 मिनट। अब कोई पूछ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो ऑब्वियसली 40 मिनट वाला, ये इतनी देर तक हो रहा है तो कुछ तो इसमें बढ़िया हो रहा होगा ना। तो सबसे पहला 10 मिनट में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होगा? एग्रीगेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। तो जो आरबीसी है वो एक जगह इकट्ठे होने लग जाएंगे। कैसे इकट्ठे होते हैं? कभी तुम लोगों ने सिक्के वाला गेम खेला है? एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा, फिर चौथा, पत्थर के ऊपर पत्थर रख लो, पहाड़ों में जाके रखे होंगे, सिक्के के ऊपर सिक्का तो रखा ही होगा, इसको बोलते हैं रोले फॉर्मेशन। जो इसको बोलते हैं रोलेक्स, ठीक है, या रोले। तो रोले फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टैक, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में रोले फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। 40 मिनट सेकेंड स्टेप में होगा तुम्हारा सेडिमेंटेशन। ये जो ऐसे बना है ना, ये अब धीरे धीरे नीचे ट्यूब में जाके नीचे की तरफ सेडिमेंट होने लग जाएंगे, अगर हम बाहर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेडिमेंट होने लग जाएंगे, यहाँ पर आरबीसी की फॉलिंग होती है, फॉलिंग ऑफ आरबीसी यानी सेटलिंग, नीचे जाके सेटल, ठीक है। तो पहले पास पास आएंगे, फिर सेडिमेंट होंगे, नीचे जाके सेटल होंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, पहले पास आते हैं फिर सेटिंग होती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। चलो, थर्ड स्टेप है पैकिंग। पैकिंग मतलब अब इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, सब कुछ हो गया है, पास भी आ गए, सेटिंग भी हो गया, पैक हो, मतलब फुल एंड फाइनल, ठीक है। इसमें पैकिंग मतलब क्या होगा? आरबीसी एकदम से पैक्ड हो जाएंगे नीचे की तरफ, फुल, ठीक है। और फिर हम उसको मेजर कर लेंगे। तो 60 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट, 10 मिनट, सबसे पहला स्टेप होता है एग्रीगेशन, जिसमें रोले फॉर्मेशन होता है। दूसरा स्टेप होता है सेडिमेंटेशन, जिसमें फॉलिंग ऑफ आरबीसी एट बॉटम ऑफ ट्यूब। एंड देन थर्ड स्टेप होता है पैकिंग, ठीक है। आरबीसी कंप्लीटली पैक हो जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, तो अब आगे चलते हैं। अभी देखो, अभी जब हम मेथड पढ़ेंगे, ईएसआर को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, तब हम उसकी नॉर्मल वैल्यू पढ़ लें, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ईएसआर इंक्रीज हो सकता है, कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ईएसआर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। दोनों काम हो सकते हैं भाई। सबसे पहला मैंने आपको अभी बताया, पहला हो जाएगा इन्फ्लामेशन। जैसे ही बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई, ईएसआर इंक्रीज। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है, आइए, ठीक है, ए डबल आई, आई या आई ए, जो भी आपको करना है आप कर लो। ए से सबसे पहले आ जाएगा अनीमिया। अनीमिया होगा तो ईएसआर बढ़ जाता है, ठीक है। आई से फिर इन्फेक्शन। अब अनीमिया होता क्या है? अनीमिया क्या होता है? आरबीसी कम हो जाएंगी या फिर
हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कम आरबीसी है बॉडी में, उनको भी तुम कह रहे हो सेटल हो जाओ फटाफट अपना चार्ज हटा के, तो वो तो हाल हो जाएंगी ना। देन इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन, एंड लास्ट में ए से है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसमें बॉडी की खुद की एंटीबॉडी अपनी हेल्दी सेल को मारने लग जाती है। ठीक है, तो ए आई है ये। आईए से अनीमिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इन केसेस में ईएसआर जनरली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन ये याद रख लेना आप लोग, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी ईएसआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड मंथ के अराउंड ईएसआर इंक्रीज होने लगता है, और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के 3 से 4 हफ्ते बाद ईएसआर नॉर्मल हो जाता है। तो थर्ड मंथ के अराउंड इंक्रीज होगा, देन डिलीवरी के 3 से 4 वीक बाद डिलीवरी हो जाएगा। एक और बात याद रखने की है कि वुमेन में ईएसआर ज्यादा होता है मेन। एक तो वुमेन में आरबीसी काउंट कम होता है, तो कम आरबीसी होंगे तो जल्दी ब्लड डाउन हो जाएंगे। दूसरा, इन्फ्लामेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यूटेरस की मेम्ब्रेन झड़ती है, टिश्यू डैमेज होता है, तो जिस वजह से ना वुमेन की बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है, इसकी वजह से उनका ईएसआर इंक्रीज हो जाता है। हार्मोन फ्लक्चुएशन वुमेन्स में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ईएसआर उनका इंक्रीज रहता है। तो हम जो दो मेथड पढ़ने वाले हैं, उसमें वुमेन में ईएसआर की वैल्यू ज्यादा होगी और मैन में कम होगी। देन ईएसआर कम कब होता है, पॉलीसाइथेमिया। व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया? पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, जब आरबीसी बहुत ज्यादा हो गए। अब आरबीसी बहुत ज्यादा हो गई है, बेचारों को सेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सार कम हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की शेप ही चेंज हो जाती है। फिर हार्ट फेलियर। अब किसी के पास दिल ही नहीं बचा तो क्या ही सेट होगा किसी से। ठीक है, तो आरबीसी, पॉलीसाइथेमिया, सिकल सेल एनीमिया, हार्ट फेलियर, इन केसेस में ईएसआर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब भी आप लैब में काम कर रहे हो तो बस एक ध्यान दें, जैसे ही आपने सैंपल कलेक्ट किया उसके बाद जल्दी से जल्दी ईएसआर लगा दो। जितना देर तक उसको रखे रहोगे, हो सकता है ईएसआर की वैल्यू फॉल्सली इंक्रीज होके आ जाए। तो जितना जल्दी आपके पास सैंपल आया, फटाफट उसको आ, लगा दो। ठीक है, सैंपल को। देन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है लैब की, लैब में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आपने सैंपल को रखा हुआ है, समर टाइम चल रहा है, तो भी आरबीसी सेडिमेंटेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ईएसआर की वैल्यू बढ़ी हुई आएगी। मतलब ये फॉल्सली बढ़ रही है, आपके इन्वायरमेंट की वजह से वैल्यू वैल्यू गलत आ रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में नहीं रखना है ईएसआर वाले सैंपल को, और टाइम का ध्यान रखना है कि आप फटाफट से सैंपल को लगा दो। ठीक है, तो ए आई आई हम समझ गए, 4 कंडीशन जिनमें ईएसआर बढ़े: अनीमिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नाउ वी विल लर्न कि कौन कौन से मेथड है जिनसे हम ईएसआर को लैब के अंदर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड है जनरली मेन, चलो ऐसे 3 ही मान लेते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते हैं। वेस्टर ग्रीन मेथड, एक बार इसको बोलो सब, वेस्टर ग्रीन। ठीक है, ये जी है, ये आर है। वेस्टर ग्रीन मेथड, विंट्रोव मेथड, और होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब आप मशीन के थ्रू, ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू ईएसआर कैलकुलेट कर रहे हो। ये दोनों मेथड जो है, ये मैनुअल मेथड है, जिसमें से जो वेस्टर ग्रीन मेथड है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला। तो वेस्टर ग्रीन मेथड को गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड माना है। फाइन, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम वेस्टर ग्रीन मेथड ही ले लेते हैं। चलो, वेस्टर ग्रीन मेथड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड सोने का है, बहुत जरूरी है। ठीक है यार, अब कैसे करते हैं, देखो ग्लास की ट्यूब होती है लंबी सी ट्यूब होती है, कितनी, 300 mm की ट्यूब होती है। पर ईएसआर कितने में कैलकुलेट होता है, 200 mm। 300 mm की ट्यूब होगी, पर जो ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएटेड पाइपेट कोई पूछे,
ग्रेजुएटेड का मतलब होता है जहां मार्किंग हो रखी हो। अगर कोई पूछे वेस्टर्न ग्रीन का ग्रेजुएटेड बाइपेट तो आप बोलोगे 200 mm। ओवरऑल पूछे तो आप बोलोगे 300 mm। ठीक है। अब इसके लिए सैंपल क्या लेंगे? स्पेसिमेन या सैंपल? ब्लड सैंपल ही लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। ब्लड सैंपल किस में लेते हैं? ब्लैक, टॉप, वाइट। एक ग्लास की वाइल होगी जिसके जो कवर होगा, टॉप होगा, वो होगा ब्लैक कलर का। ठीक है। ब्लैक क्यों क्यों? क्योंकि लड़कियों का ब्लैक कलर फेवरेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ब्लैक कलर की वाइल होगी। ठीक है। अब इस ब्लैक कलर की वाइल में सबको पता होना चाहिए कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। कौन सा होता है? सोडियम सिट्रेट। अभी कुछ लोग मुझे बोलेंगे सोडियम सिट्रेट तो ब्लू वाली में प्रेजेंट होता है ना? हाँ, तो ब्लू वाली में भी होता है। ब्लू वाली में होता है 3.2%। ब्लैक वाली में होता है 3.8%। तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन का फर्क है, इसलिए हमें अलग से ब्लैक वाइन लेनी पड़ी इस टेस्ट की। ठीक है। हम ले लेंगे ब्लैक वाइन। अब जो ये ब्लैक वाइन होती है इसमें रेशियो होना चाहिए 4:1। मतलब 4 ब्लड 1 सोडियम सिट्रेट। ठीक है। तो अगर मैं 2 ml ब्लड ले लूं और 0.5 ml सोडियम सिट्रेट ले लूं, यहाँ से 0 हटेगा, यहाँ आ जाएगा 5, 4 जा तो 4:1 आ गया। तो अगर मैं 2 ml ब्लड ले लूं और 0.5 ml एंटीकोगुलेंट ले लूं जो कि सोडियम सिट्रेट ब्लैक वाइल में आता है ऑलरेडी, तो हमारा जो रेशियो है वो ठीक रहेगा और हमारा रिजल्ट भी सही आएगा। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि हम 1.6 ml ब्लड ले लें और 0.4 ml एंटीकोगुलेंट ले लें। दोनों में सेम रेशियो है। 4:1 आपका आना चाहिए कि 4 टाइम्स आपका ब्लड होना चाहिए सोडियम सिट्रेट से। ठीक है। तो आप किसी भी कैलकुलेशन से ले सकते हो। इसमें देखो, अब तुम कहोगे इतनी बड़ी ट्यूब है उसमें मैम आप सिर्फ 2.5 ml सॉल्यूशन डालोगे। हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूब होती है इसका जो ये डायमीटर, बोर बोर किसे बोलते हैं, जो होल होता है जहां से आप ब्लड डालोगे, वो सिर्फ 2.5 mm का होता है। 2.5 mm बहुत ही पतला। उसमें इतना सैंपल सफिशियंट हो। ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा ब्लड सैंपल नहीं लेना। उसके अलावा अब इसमें आपने इतना सोडियम सिट्रेट डाला है जिसकी वजह से सैंपल हो जाता है, ब्लड सैंपल हो जाता है डाइल्यूटेड, जो कि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देने में हमें काम। ठीक है। कैसे करेंगे इसको हम सबसे पहले तो वेस्टर ग्रीन ट्यूब लेंगे। ठीक है। वेस्टर ग्रीन ट्यूब बोथ साइडेड ओपन होती है, ना यहाँ इसका गेट लगा है ना इधर लगा है, ये दोनों साइड से खुली हुई है। तो आप बोलोगे इसमें ब्लड डालेंगे तो फैलेगा नहीं? नहीं फैलता है। ठीक है। क्योंकि कैपिलरी एक्शन की वजह से नहीं फैलता है, बहुत ही ज्यादा थिन बोर होता है। तो 200 mm तक इसमें मार्किंग हो रखी होगी। तो आप 0 से 200 तक इसमें क्या करोगे, ब्लड को फिल कर दोगे। ठीक है। सक्शन पंप की हेल्प से आप इसको फिल कर दो। देन फिर आप क्या करोगे, एयर बबल नहीं आने चाहिए, अवॉइड करो रबर बल या फिर सक्शन पंप की हेल्प से इसको फिल कर दो और एयर बबल ना आए। ठीक है। जैसे अभी ये देखो खाली दिख रहा है, एयर बबल आ गया। एयर बबल नहीं आने चाहिए। ठीक है। देन वेस्टर्न ग्रीन का स्टैंड आता है। ठीक है। उस स्टैंड में आप इस ट्यूब ओहो, उस स्टैंड में आप इस ट्यूब को वर्टिकली फिट कर दोगे। वर्टिकल मतलब सीधा फिट करोगे। स्टैंड ही दे रहा है। फिट कर दिया। फिट करके 1 घंटे तक उसको छोड़ दो। ना तुमको उसको हिलाना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। 1 घंटे तक टाइमर लगा के रख दो और उसको छोड़ दो। ध्यान रखना जिस स्टेशन पर ये रखी हुई है वो एकदम स्टेबल होनी चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। ठीक है। अदरवाइज वैल्यू सही नहीं आएगी। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद ना रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, आप जब ट्यूब निकालोगे तो ये रही ट्यूब, इसमें ऊपर की तरफ आ जाएगा आपका प्लाज्मा, नीचे की तरफ आ जाएंगे आपके आरबीसी सेटल हो। आप क्या मेजर करेंगे? तो हम यहाँ 0 होता है, यहाँ 200। हम प्लाज्मा की हाइट मेजर करते हैं। हम नीचे आरबीसी की लेंथ मेजर नहीं करते, हम कितना प्लाज्मा का हाइट है। अगर 20 mm है तो ईएसआर हो जाएगा 20 mm/h। ठीक है। तो आप प्लाज्मा कॉलम की लेंथ को मेजर कर लो, वहां से जो भी आएगा वह उसका हो जाएगा ईएस। गॉट इट? आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा।
कि वेस्टर्न ग्रीन मेथड में ये ट्यूब होती है, ट्यूब की ये लेंथ है 200 mm ग्रेजुएटेड वाली। इसमें आप सैंपल डालोगे 4.1 रेशियो में, और सोडियम सिट्रेट क्या करेगा, ब्लड को कोagulate नहीं होने देगा। देन 3.8% सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं इसमें, ये याद रखना, और ब्लैक कलर की वाइल यूज करते हैं। इतना आपके लिए इनफ है, और वेस्टर्न ग्रीन एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। अब आपने ये यूज कर लिया, उसके बाद इसको फटाफट से जाके रनिंग टैप वाटर में आप वॉश कर दो। ठीक है, गॉट इट। अब हम चलते हैं अपने अगले विंट्रोब मेथड। विंट्रोब ट्यूब जो होती है हमारी, वो छोटी होती है, ठीक है, छोटी होती है और एक तरफ से बंद होती है, क्लोज्ड एट वन एंड। जो वेस्टर्न ग्रीन थी वो दोनों साइड ओपन थी, ये एक तरफ से बंद होती है। 110 इसकी टोटल लेंथ होती है, जिसमें से जो ग्रेजुएशन पार्ट होता है वो होता है 0 से 100 mm। ठीक है, तो देखो वो बड़ी थी इससे, ये छोटी है। तो वेस्टर्न ग्रीन का एक फायदा और देखो, वो बड़ी थी ये छोटी है। इसमें आप, अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन है, उसका ईएसआर बहुत हाई आने वाला है, तो इस ट्यूब में वो रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना ही रिजल्ट दे पाए। तो वेस्टर्न ग्रीन में ज्यादा, अगर किसी का हाई एएसआर हमें एवेल्युएट करना है, तो भी हमें वेस्टर्न ग्रीन प्रेफर करते हैं। इसीलिए वेस्टर्न ग्रीन गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट। ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव है, एक्यूरेट है। हाई ईएसआर के केस में हमें वेस्टर्न ग्रीन ही काम आएगा, विंट्रोप काम नहीं आएगा, तो इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं, वेस्टर्न ग्रीन को ही यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज रह गई है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इसकी नॉर्मल वैल्यू, वेस्टर्न ग्रीन मेथड की ईएसआर करने के बाद नॉर्मल वैल्यूज क्या आएंगी। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, मेल में कम होता है, फीमेल में ईएसआर ज्यादा होता है। तो मेल में नॉर्मल है कि अगर 0 से 15 mm आया है आफ्टर फर्स्ट आर mm पर आर, तो ये नॉर्मल है। फीमेल में 0 to 20 mm पर आर नॉर्मल है। किसकी वैल्यू है ये, वेस्टर्न ग्रीन मेथड की नॉर्मल वैल्यू। ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन। ठीक है, अब वापिस आ जाओ विंट्रोप पे। तो ये रहा आपका विंट्रोप, जिसमें आपकी ये ग्रेजुएटेड लेंथ होती है 100 mm। ठीक है, ये छोटी होती है, एक साइड से बंद होती है, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा सैंपल लेंगे, सेम सैंपल लेंगे मैम? नो, सेम सैंपल नहीं लेते। यहाँ पर हम ईडीटीए वाइल वाला सैंपल लेते हैं, ईडीटीए वाइल यानी लेवेंडर वाइल वाला सैंपल लेते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ईडीटीए की फुल फॉर्म बताओगे आप लोग, और मुझे ये बताओ ईडीटीए कैसे कोagulation को रोकता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ईडीटीए, कैसे ये ब्लड को कोagulate होने से रोकता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें ईडीटीए लिया है, तो इसमें जो सैंपल है वो अनडाइल्यूटेड है, मतलब उसके अंदर कोई भी डाइल्यूशन नहीं हुआ है। पर वहां पर सोडियम सिट्रेट लिया था 0.5 ml तक, तो वहां डाइल्यूशन होता है सैंपल में, यहाँ नहीं। ठीक है, तो विंट्रोप को हम रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि अगर ईएसआर हाई आ रहा है तो ये एस्टिमेट ही नहीं कर पाएगा, ये कम एस्टिमेट कर देगा, तो रिजल्ट हमारा गलत आएगा। ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर देगा। तो अब इसमें कैसे करेंगे, ये हमारी ट्यूब है 0 से 100 तक, हम सिरिंज की हेल्प से इसको फिल कर लेंगे ब्लड से, ईडीटीए सैंपल से। ठीक है, फिल कर लिया आपने, फिर इसको 1 आवर तक वर्टिकल पोजीशन में छोड़ देंगे, इसको भी हमें बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। 1 आवर तक छोड़ने के बाद हम देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं। 1 आवर तक छोड़ने के बाद रुको, ये देखो, ये फिर इसमें भी सेम कंडीशन होगी, ऊपर आ जाएगा आपका प्लाज्मा, नीचे आ जाएगी आरबीसी। तो ये जो प्लाज्मा वाली लेंथ है, इसको ही हम मेजर कर लेंगे mm पर आर में। अब अगर मैं नॉर्मल वैल्यूज की बात करूं, तो मेल के अंदर होती है, मेल के अंदर होती है, एक सेकेंड, मेल के अंदर होती है 0 to 9 mm पर आर, और फीमेल के अंदर होती है ज्यादा, 0 to 20 mm पर आर। तो फीमेल में दोनों में सेम है, मेल में बस डिफरेंस है, यहाँ 0 to 9 है, वहां 0 to 15 तक। तो ये हो गई मेल की वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है, अगर इतना आ रहा है तो ठीक है। पर अगर किसी का ईएसआर, किसी फीमेल का ईएसआर आ रहा है 30 mm पर आर, तो मतलब उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है। इस मेथड का विंट्रोप ट्यूब जो होती है, इसका एक बेनिफिट है
कि इससे हम एक साइड से ईएसआर मेजर कर सकते हैं, दूसरी साइड से पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या होता है? जब भी आप टेस्ट ट्यूब में लोगे, नीचे आरबीसी आ जाती है, ऊपर प्लाज्मा। तो ये जो आरबीसी होती है, इसी को बोलते हैं हम हेमाटोक्रिट। तो इसमें हम पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी हेमाटोक्रिट भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये विंट्रोप ट्यूब का बेनिफिट। देन मैंने आपको बताया ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन में क्या होगा? मशीन के थ्रू आप रिएजेंट ऐड करोगे, अपना सैंपल ऐड करोगे, मतलब अपना सैंपल ऐड करोगे और टाइमर डाल दोगे, अपने आप ईएसआर एक टाइम के बाद कैलकुलेट होके आ जाएगा, आपके पास सैंपल इनपुट करना। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटेड मशीन हो गई, काफी कॉस्टली आती है, लाइक 1 से 1.5 लाख से स्टार्टिंग होती है। देन एक और चीज याद रखनी है, अगर कोई इन्फेंट है, ठीक है, तुरंत बच्चा है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, उसका जो ब्लड क्वांटिटी है, हमें मान लो उसका 2.5 ml ब्लड भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ब्लड क्वांटिटी बहुत कम है, हमें उसको प्रिक करना है, फिंगर ड्रिप वगैरह से हम ले रहे हैं, तो मुश्किल से हम कम ही ब्लड ले पाए, हमें उसका करना है। तो उसके लिए एक मेथड होता है, माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड, जिसको हम लैंडियो पाइपेट या लैंडियोस मेथड भी बोलते हैं। लैंडियोस पाइपेट कैसी होती है? जैसे आरबीसी पाइपेट होती है ना, जो हम न्यूवर चैम्बर में यूज करते हैं, तो ये आरबीसी पाइपेट जैसी दिखती है। और इससे हम इसमें हमें बहुत कम सैंपल चाहिए होता है, तो इसकी हेल्प से भी हम बच्चों का ईएसआर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नाम याद रख लेना इन केस कभी आ जाए, तो ये बच्चों के लिए हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, कैपिलरी ब्लड अगर हमें लेना है, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है। तो ईएसआर में मेनली इतना ही था जो मतलब आपको एकदम से याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में जो आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिस हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल एड दैट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाकी थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ा दूं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा ईएसआर, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन इन 1 hour, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी यूनिट देखी, MM/R। कब ईएसआर बढ़ता है? जब टिश्यू डैमेज होता है। टिश्यू डैमेज की वजह से फिब्रिनोजन रिलीज होती है, जो आरबीसी के जीटा पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज कर देती है। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन आरबीसी के जीटा पोटेंशियल को बना के रखती है? एल्ब्यूमिन। और कौन उसको न्यूट्रलाइज कर देती है? फिब्रिनोजन। ठीक है, जीटा पोटेंशियल होता क्या है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आरबीसी। तो जैसे ही टिश्यू डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, रिकवरी चल रही है, उस टाइम फिब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी क्लम्प होने लग जाती है, सेडिमेंट होने लग जाती है। स्टेप्स ऑफ ईएसआर, 3 स्टेप्स होते हैं, एग्रीगेशन, सेडिमेंटेशन, पैकिंग। सबसे पहले ये पास पास आएंगे, इसको बोलते हैं रोले फॉर्मेशन, कॉइन्स की तरह स्टैक बना लेती है आरबीसी। सेडिमेंटेशन में आरबीसी सेटल डाउन होगी नीचे, एंड लास्ट पैकिंग में ये कंप्लीटली पैक हो जाएंगे। ईएसआर किस केस में इंक्रीज होगा? आईए में। आईए अनीमिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से ईएसआर होना इंक्रीज हो जाता है, और डिलीवरी के 3 से 4 हफ्ते बाद नॉर्मल हो जाता है। वुमेन में ईएसआर मैन से ज्यादा होता है, क्योंकि वुमेन की बॉडी में इन्फ्लामेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हो सकती है, हार्मोन्स की वजह से हो सकती है, आरबीसी काउंट कम होता है, कम आरबीसी है तो जल्दी सेटल हो जाएंगी। ईएसआर डिक्रीज कब हो सकता है? पॉलीसाइथेमिया, जो पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी ज्यादा, सिकल सेल एनीमिया और हार्ट फेलियर। ठीक है, देन ईएसआर को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, वेस्टरग्रीन, विंट्रोप, और एक है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब मशीन के थ्रू। वेस्टरग्रीन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर ईएसआर। ठीक है, वेस्टरग्रीन ट्यूब 300 mm की होती है, ठीक है, 300 mm, पर उसकी जो ग्रेजुएटेड, जो उस पर लिखा होता है, वो होता है 200 mm। जहां तक मार्किंग हो रही होती है, वो होता है 200 mm। तो हम ब्लड कितना फिल करते हैं? 200 mm तक ब्लड फिल करते हैं।
सैंपल किसमें लेते हैं? ब्लैक टॉप वाइल में, जिसके अंदर होता है 3.8% सोडियम सिट्रेट, जो कि डाइल्यूटेड होता है, ब्लड को डाइल्यूट कर देता है। किस रेशियो में लेंगे? 4:1। नॉर्मल वैल्यू मेल में 0 to 15 mm/h, फीमेल में 0 to 20 mm/h। विंट्रोप ट्यूब की लेंथ क्या होती है? 110 mm। ग्रेजुएटेड कितनी होती है? 100 mm। तो हम 100 mm तक ब्लड फिल करेंगे। कौन सा सैंपल लेंगे? ईडीटी लेवेंडर वाइल वाला सैंपल लेंगे। आप मुझे ये क्वेश्चन बताओगे कमेंट में। नॉर्मल वैल्यू 0 to 9 mm/h, इसमें 0 to 20 mm/h। देन इन्फेंट के लिए हम माइक्रो सेडिमेंटेशन या लैंडोज मेथड यूज करते हैं, ठीक है, कैपिलरी ब्लड लेके। थैंक यू गाइस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।